हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस यहां पर मिलती है और जितने भी आपके क्लासेस के नोट्स हो वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हर एक क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। तो अपनी बेस्ट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार सभी क्लासेस मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018-19 का। तो सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्प पे जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है और किस तरह के प्रश्न आपके रखे जाते हैं। ठीक है, तो मेनली बात ये है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को आज लगाने वाले हैं। बहुविकल्पीय सभी प्रश्न होंगे आज की क्लास में, तो आप कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की। और अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते, किसी क्वेश्चन में आप नहीं जानते उसका आंसर, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। तो आज आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं, आपकी सामाजिक अध्ययन की तैयारी कितनी आपकी हो चुकी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आइडिया होता है आने वाले पेपर का। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं फिर बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था जिसके बाद फिर इस साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का? तो उसका अंतिम सम्राट की अगर बात करें, अंतिम सम्राट कौन था मौर्य साम्राज्य का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और आपको बताना चाहूँगी कि ये चैप्टर मैं आपका बिल्कुल कंप्लीट करा चुकी हूँ सामाजिक अध्ययन में, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और बात करें अगर जितने भी आपके साम्राज्य हुए हैं सभी की हमने पूरी फुल डिटेल्ड क्लास आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ। आपको पूरी जो आपकी क्लासेस है पिछली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों, बृहद्रनाथ। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, बृहद्रथ, याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया आपका यह प्रश्न है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हो गया था। अगर आपसे आगे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप बता पाएंगे। ठीक है, कब हुआ था इसका प्रारंभ? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हो गया था। यही अगला क्वेश्चन आ जाता है, दशावतार मंदिर है कहाँ स्थित है? दशावतार यानी 10 अवतार वाला मंदिर कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन यही है दोस्तों, देवगढ़ में स्थित है 10 अवतार मंदिर। और आपसे 2017 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर दे दी जाती है, लेकिन रिपीट होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। आपको दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ कि आपको इस वंश का जो संस्थापक है वो इसके नाम से ही क्लियर हो जाएंगे, पाल। ठीक है, इनके नाम में भी क्या आता है? पाल आता है। तो पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। ठीक है, याद रहेगा। अब तो आपको देवपाल मत कर देना, गोपाल होगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, गोपाल ने स्थापना की थी किसकी? पाल वंश की। चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, सम्राट अशोक के पिता थे कौन? सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता का नाम था। क्लियर हो जाता है इतना क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बाघ की गुफाएं है। आपसे क्या पूछा गया है कि बाघ की गुफाएं है, कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 2018 डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन अब आपको आगे आने वाले मिलेंगे सभी ज़्यादातर क्या होगा कि 2018 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, 2018 में पूछे गए प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? बहुत फेमस नाटक हुआ है अपने समय पर, मुद्रा राक्षस। तो इसके पूछा गया है आपसे लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त इसके लेखक थे। कौन से नाटक के? मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम क्या है? विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की भाषा थी। तो गुप्त काल में दोस्तों जो है संस्कृत भाषा बोली जाती थी गुप्त काल में। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में जो जितना भी आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता था या संचार का माध्यम था, तो वह कौन सी भाषा थी? वह थी संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा। तो यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है और आगे आने वाले भी 2018 के ही पूछे गए प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने वाली जो प्रणाली थी वो किसने अपनाई थी? आपसे पूछा गया है कि सैनिकों को नगद वेतन, ठीक है, इनके शासनकाल में क्या होता था? सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था और ये प्रणाली इनमें से किस ने अपनाई थी? ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इन्होंने ही यह प्रणाली अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही यह प्रणाली अपनाई थी। आपके लिए इसके ऊपर एक पूरी क्लास में लेकर के आऊँगी दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरी डिटेल्ड क्लास होगी, आप लेना बिल्कुल मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू होता है तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता, इसीलिए फिर मैं उन क्लासेस को आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। बताइए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से, ठीक है, प्राचीन क्षत्रियों से पृथ्वीराज रासो के अनुसार किसकी? राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आप बताइए, तो वह प्राचीन क्षत्रियों से हुई, ठीक है, प्राचीन क्षत्रियों से हुई। 2018 डीएलएड में पूछा गया आपका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बन जाता है। दोस्तों आपको सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, आपसे कभी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ का, तो आप इत्मीनान रखिए और सबसे बेस्ट मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपकी हर एक तरह की क्लास होती है, कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लास ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, तो सभी चीज़ों की आपकी व्यवस्था यहाँ पर है। आपको सेटिस्फाइड इस चीज़ से रहना है कि आपको पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी आपके 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में आप पूरी जान लगा दीजिए, जितनी क्लासेस आपको दी जाती है सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है जो निजामुद्दीन औलिया है इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। चीज़ें क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, कहाँ स्थित था पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह? तो दोस्तों यह कांची में स्थित था, ठीक है, कांची में स्थित था पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, यानी जो प्रांत होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता के नाम से जानते थे, ठीक है, इक्ता के नाम से। ऑलराइट, समझ आई बात को? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इसके बारे में भी हम जब डिटेल्ड क्लास होगी तो पूरा चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से और किस तरीके से वेरी शॉर्ट बनते हैं, शॉर्ट बनते हैं, पूरी आपकी जो है आपकी क्लास में सब कुछ बताया जाएगा आपको। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, भूकंप नापने की इकाई है। भूकंप नापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? भूकंप नापने की इकाई को हम कहते हैं रिक्टर, ठीक है, रिक्टर के नाम से जानते हैं भूकंप नापने की इकाई को, कि कितना तेज भूकंप है, कितनी जोर का इसमें झटका है या कितनी तेज आने वाला है, तो रिक्टर के थ्रू हम इसको मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर है, तो क्या है संगमरमर? क्या ये रूपांतरित शैल है या अग्नेय शैल है या परतदार शैल है या मिट्टी है?
तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं संगमरमर जिससे कि हमारा ताजमहल बना हुआ है वह एक परतदार शैल होती है। ठीक है, परतदार शैल होती है, ये बहुत ही चमकीली होती है और बहुत ही सुंदर होती है। ठीक है, परतदार शैल होती है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? जो समुद्र तल के ऊपर जो है विशालतम भूभाग उठा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपसे वही पूछा गया है। तो उसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप हम इसको बोलेंगे। जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग होते हैं उन्हें हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल्दी से आप सभी को आंसर देना है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, देखते हैं कौन सही आंसर इसका कर पाएगा। बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपके जो मॉडल पेपर होते हैं इनके आंसर्स पर आप बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। इन्होंने यहाँ पर हिंद महासागर बताया है जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में फंस जाता और आप मॉडल पेपर से पढ़ करके जाते तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए आपको क्लास लेनी ज़रूरी है क्योंकि सभी चीज़ें बिल्कुल देख करके चेक करके आपको बताई जाती है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उस पीडीएफ में यहाँ पर प्रशांत महासागर को ही मानना होगा। उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको मानना है प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से देश से यहाँ से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। आयरलैंड देश से ग्रहण किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यहीं से जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है किसमें? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी, पूंजीवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में? निजी और सार्वजनिक दोनों का ही जो है दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी दोनों साथ में काम करते हैं। तो ऐसा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, देखती हूँ बता पाते हैं या नहीं। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल आ भी सकता है। ठीक है, आपको यही बताना है कि मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है यही आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए जल्दी से, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, विश्व की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? यानी जो पृथ्वी है हमारी उसका कितना भाग या उसका कितना हिस्सा जलमंडल में है? ठीक है, तो देखते हैं कौन बता पाएगा। आंसर दीजिए आप। पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है पूछा गया है। जलमंडल कितने हिस्से पर है पृथ्वी के? तो दोस्तों 2/3 हिस्से पर। ठीक है, 2/3 भाग क्या है? जल है पृथ्वी का। ठीक है, धरातल की अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? बताइए आप सभी लोग। तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से महाद्वीप ऐसा है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। दोस्तों अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल जो मध्य से होकर गुजरती है वो तो होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बिल्कुल मध्य से तो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है और उसके उत्तर से कर्क रेखा और उसके दक्षिण से जो है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा गुजरती है।
जो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, तो इसी से तीनों रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच से, और कर्क रेखा उत्तर से, और मकर रेखा उसके दक्षिण से। समझ आ गई बातें? क्लियर है? आपको पता भी चल गया कि कहाँ कहाँ से कौन सी। ऑलराइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने मुख्य भाग हैं? देखते हैं कौन बता पाता है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी लोग, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। देखते हैं कौन बता पाता है। चलिए तब तक मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेती हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए एक डायग्राम तैयार है, और अब हमें देखना है कि कहाँ से जो है इसकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वो कितने भागों में बटी हुई है। आपने दोस्तों यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैंने 3 हिस्से किए हैं। ठीक है, 1, और अगर बात करें यहाँ पर 2 और 3 हिस्से आपको दिख रहे हैं पृथ्वी की संरचना के। ठीक है, ये सबसे बाहरी हिस्सा है, ये वाला, ये सबसे बाहरी हिस्सा है। तो सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा हो जाता है? क्रस्ट हो जाता है, भूपर्पटी हो जाता है। और फिर जो मध्य का हिस्सा होता है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेंटल या मध्य स्तर। इतनी चीजें समझ आई। और जो सबसे आंतरिक हिस्सा है, इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो ये आंतरिक हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोर। ठीक है, अब आपको समझ आया कि जो पृथ्वी होती है उसकी संरचना के जो है 3 उसके मुख्य भाग होते हैं, 3 भाग उसके होते हैं। पहला है कोर, और अगर बात करें बीच वाली हिस्सा जो ये होता है ये मेंटल होता है, और जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़े? ठीक है, अब चलिए आपका दोस्तों यहाँ से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, आप बता पाएंगे। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला बात है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है पृथ्वी में? आपको बताना है। तो किसके कारण वो पाया जाता है? लौह तत्व के कारण, क्योंकि जो पृथ्वी में ज़्यादातर जो है उसकी जो संरचना होती है उसमें अधिकतर क्या होता है? लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें चुंबकत्व गुण जो है पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण, लोहे की प्रेजेंस के कारण ही इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो चलिए बता दीजिए चट्टानें कितने प्रकार की होती है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही आंसर कर पाएगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए आप लोग, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन मैं करूंगी कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया माय डियर फ्रेंड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, उनमें कौन कौन सी आती है? पहली होती है आग्नेय, ठीक है, आग्नेय भी बोलते हैं उसको। दूसरी कौन सी होती है? अवसादी। और तीसरी होती है कायांतरित। ठीक है, कायांतरित। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती है, कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो चट्टानें कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की हुई। याद रहेगा ये चीजें? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है कौन सी? रूपांतरित चट्टान आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों संगमरमर जो है ये एक रूपांतरित चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? आपको बताना है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है। बताइए आप लोग, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाएगा। दोस्तों आपको ये चीज बताने से पहले कि इसका आंसर क्या होगा, एक जो इसमें पॉइंट आया है जीवाश्म, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीवाश्म क्या है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जीवाश्म क्या होता है, और यहाँ पर तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस अश्म। ठीक है, इसका मतलब वे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, किसी समय पर वहां क्या होता था कि कुछ जीवित जानवर रहते थे और वो क्या हो जाता है? मर जाते हैं। ठीक है, फिर उनके अवशेष जो है किसी चट्टान पर छप जाते हैं, उनकी छाप चट्टानों पर, पत्थरों पर बड़े बड़े, ठीक है, या पृथ्वी की सतह पर उन जो जानवर होते हैं उनकी छाप जो है उन पर पड़ी रहती है। ठीक है, या छाप उन पर पड़ जाती है, क्योंकि वो काफी समय से उस पर दबे होते हैं, तो उस पर वहां पर उनकी
छाप जो है वो पड़ी रहती है, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको जीवाश्म कहेंगे। ठीक है, यानी जिस पर जीवों का निशान हो। इस तरह का पत्थर इनमें से कौन सा है, वह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए अब तो अवसादी चट्टानों पर, ठीक है, अवसादी चट्टानों पर जीवों के निशान पाए जाते हैं। ठीक है, एक समय पर वो जीवित थे, लेकिन जब वो काफी दिनों तक वहीं पर पड़े रहे तो उनके निशान पड़ जाते हैं, उनकी संरचना जैसी कुछ बन जाती है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। अब आपको ये बताना है, संलग्न बल महाद्वीपों के निर्माण में है। आपको इसका सही आंसर देना होगा। चलिए बता दीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों होगा, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है, पटल विरूपणी। ठीक है, पटल विरूपणी। तो यही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। महाद्वीप के निर्माण में संलग्न बल है, यही इसका सही आंसर है। इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आया आपके सामने। अगर आ जाता है तो आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया कब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना होगा। तो मोहम्मद गोरी ने दोस्तों भारत पर जब आक्रमण किया था वह 12वीं सदी थी। ठीक है, 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तो आप न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आया है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली सल्तनत का एक जो है आप कह सकते हैं सम्राट हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया है। तो एक चीज और बताइए आप, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो आपको ये चीज बतानी होगी। ठीक है, क्या ये कोई झोपड़ी थी जिसको ये नाम दिया गया? तो देखते हैं आप में से कौन इसका सही आंसर कर पाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है क्या। क्या ये कोई झोपड़ी है, या कोई मकान है, या कोई मंदिर है, या फिर मस्जिद है? तो क्या चीज़ है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद का नाम ही 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। ठीक है, चीज़ें समझ आई? अगर आपसे पूछ लिया जाता है आप बता पाएंगे? ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, दास वंश कहा जाता है किसको? तो दोस्तों दास को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या आप बता पाएंगे? दास को हम गुलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, दास को हम क्या कह सकते हैं? गुलाम भी कह सकते हैं। तो यही इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दास वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को ही कहा जाता है दास वंश। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों एक तो सबसे पहला शासक और सबसे अंतिम शासक, ये दोनों आपके लिए हर एक चीज में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कौन बता पाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ठीक है, कैकुबाद। अब आप इसी के नाम से समझ जाइए कि इसके बाद कोई नहीं, इसमें बाद लगा है तो सबसे बाद का शासक यही है। ठीक है, गुलाम वंश का सबसे बाद का शासक कौन है? कैकुबाद। याद रख पाएंगे? ट्रिक अच्छी है ना याद रखने के लिए? समझ आ रही है चीजें? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास को पूरी लीजिएगा, बहुत ही कम आपके क्वेश्चंस बचे हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? आपसे पूछा गया है, जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था तो कौन सा शासक लिखा करता था? दोस्तों सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी इस नाम से या इस उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कौन से है? ठीक है, कौन से मुसलमान संत है जो कि ईश्वर की भक्ति या उपासना में जो है अधिक बल देते थे? उनका नाम है दोस्तों सूफी। ठीक है, सूफी। तो सूफी मुसलमान या कह सकते हैं आप संत थे जो कि ईश्वर की भक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर सम्राट की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? बताइए आप लोग, किस संस्कृत के जो विद्वान हैं उनकी सहायता ली थी? दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने और किस विद्वान की सहायता ली थी वो आपसे पूछा गया है। तो माधव विद्यारण्य। ठीक है, माधव विद्यारण्य की सहायता इन दोनों भाइयों ने ली थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते समय।
अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, बताइए जो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वो कैसा होता है, तो वह होता है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ये होता है दीर्घवृत्ताकार, जो कि मैंने आपको अभी बनाकर भी दिखाया। तो दीर्घवृत्ताकार जो है चंद्रमा का पथ होता है परिक्रमण करने का। परिक्रमण किसका करता है चंद्रमा, वो भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना होगा। अब चलिए क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे निकट होते हैं, ठीक है, वह स्थिति क्या कहलाती है, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं एपोजी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एपोजी कहते हैं जब इन दोनों की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और अगर दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है, अगर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको परोजी कहते हैं। ठीक है, परोजी। और सबसे पास वाली एपोजी। चीज़ें क्लियर है। अब अगर आपसे दोनों में से कोई भी पूछी जाए तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। अगला है चंद्र ग्रहण की जो परिघटना होती है वह कब होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं चंद्र ग्रहण के बारे में और सूर्य ग्रहण के बारे में आपकी एक क्लास मैंने ले रखी है। तो चंद्र ग्रहण की जो परिघटना होती है पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, या रात को, हाँ रात को होती है, दिन में तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्णिमा की रात को ये होता है चंद्र ग्रहण। इसकी ये घटना जो है वो रात के समय होती है पूर्णिमा की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी के सबसे पास है उस उपग्रह का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे पास कौन सा उपग्रह हो सकता है, पृथ्वी का खुद का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, सबसे निकट यही उपग्रह है पृथ्वी के, जो कि पृथ्वी का ही उपग्रह है, वही तो सबसे पास होगा। तो चंद्रमा सबसे नजदीक है उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है किससे। तो ये आपको बताना है। तो यह होता है बृहस्पति जो पर्वत होता है उसका निर्माण तनाव बल के कारण होता है। ठीक है, जो तनाव बल के कारण ही इसका निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, देखते हैं क्या पूछा गया है। जो वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। जो वलन का प्रकार होता है तो कौन से प्रकार में चट्टानों का क्रम उलट जाता है, ये आपको बताना है। देखते हैं कौन बता पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब, अधिक्षिप्त वलन। ठीक है, यही इसमें क्या होता है कि इसमें चट्टानों का क्रम उलट जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अधिक्षिप्त वलन कहेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, हर एक क्लास कंसेप्चुअल आपकी ली जाती है। तो शेयर वीडियो को किए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी और क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकती थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।